कल जो पढ़ा था उसकी एक दफा रीडिंग कर लेते हैं, अगर उसमें हो सकता है कोई ऐसी चीज निकल आए जो आपको पहले अच्छी समझ ना लगी, और फिर आगे इसको मूव ऑन करते हैं। एसेट्स, ये अभी एसेट्स की बात हो रही है। एसेट्स दैट हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ, लॉन्ग यूजफुल लाइफ किसकी होती है? मोर देन 1 ईयर, आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, उसको हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, वो इंटेंजिबल, ये तो हमने शुरू से ही पढ़ ली ये बात। इंटेंजिबल वो होते हैं do not have physical existence such as patent rights, license, software। और tangible non current assets क्या होते हैं? अभी हम पीपी की तरफ नहीं आए। tangible non current assets having physical existence such as land, building, plant, equipment, furniture, motor vehicle, इसको वो कहते हैं, इनको ज्यादातर क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी प्लांट है। और यही चीज आप लोगों के यानी अकाउंटिंग स्टार्ट होने के दिन होती है, जब हमने स्टार्ट किया था कि एसेट्स होते हैं, नॉन करंट होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, फिर नॉन करंट में टेंजिबल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं। A property, plant and equipment are tangible items expected to be used more than one accounting period। ये बात हो गई। जिसको आप held for use in production, supply of goods or services, rental to others, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। हो गया 4 पर्पस। इसने एक लाइन के अंदर 2 को लिख दिया। अब इन्वेंट्री में और नॉन करंट एसेट में क्या फर्क है? नॉन करंट जो एसेट होते हैं वो हम यूटिलाइज करते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए, और वो हमारा उसका जो मकसद होता है वो इस्तेमाल करना होता है, बेचना नहीं होता। इन्वेंट्री मेन क्या होता है? वो हमारा रूटीन का काम होता है, हम उसकी सेल परचेज कर रहे हैं, हम इसकी भी सेल परचेज करते हैं। जब खरीदते हैं तो परचेज हो गई, और जब बेचते हैं कभी ना कभी तो बेचते हैं, बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी नहीं, रूटीन का काम नहीं, ये इस्तेमाल करके बेचते हैं। फौरन ही खरीदते ही इस मकसद के लिए कि इसको इस्तेमाल करना है। तो कहते हैं एन एंटिटी मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन, कहता है अगर एक कंपनी का मेन बिजनेस है कि वो मशीन बेचता है, तो मशीन डज नॉट क्लासिफाई एड नॉन करंट एसेट rather than machine used to produce the machine for sales is a non current asset। बात समझ लगी? कहते हैं अगर मशीन बेचने के लिए ली है तो वो नॉन करंट एसेट नहीं है। अगर मशीन इस्तेमाल करके यूनिट बनाकर बेचने है, मशीन का इस्तेमाल करना है, उससे कुछ बनाकर बेचना है, तो जो मशीन है वो नॉन करंट एसेट। द मशीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, द मशीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री। अगर आपने मशीन बनाकर फिर भी बेचनी है तो वो इन्वेंट्री कहलाएगा। द सेम गोज टू रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट का पता है ना? रियल एस्टेट बिजनेस का, प्रॉपर्टी का, प्लॉट खरीदना बेचना, बिल्डिंग बनाकर बेचना। वो कहते हैं बिल्डिंग अगर आपने रहने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए ली है तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब और देखिए, अगर उसको बेचने के लिए काम कर, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं ये क्या करते हैं? तो वो बिल्डिंग बनाते हैं या प्लॉट खरीदते हैं, बेच देते हैं, उनके लिए इन्वेंट्री है। और अगर किसी ने रेंट के लिए रखी हुई है तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता, वो भी नॉन करंट एसेट ही। कहते हैं देयर ऑफिसेज आर नॉन करंट एसेट बट द हाउसेज दे आर सेल आर इन्वेंट्री। कहते हैं जो उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेकिन जो उन्होंने घर बनाकर बेचने के लिए रखे हुए हैं वो उनके लिए क्या है? इन्वेंट्री है। वो कहता है प्रैक्टिकली क्या है कि इममटेरियल आइटम्स, ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया है। कहता है इममटेरियल आइटम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन करंट एसेट इवन दे मीट डेफिनेशन क्राइटेरिया। मिसाल के तौर पर स्टेपलर, कैलकुलेटर, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मटेरियलिटी। कि इसको हम नॉन करंट एसेट क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये मटेरियल अमाउंट्स नहीं होते, इससे डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपोज बंदा ऐसा करे जी कैलकुलेटर गुम हो गया तो बोलते ठीक है नया ले लेंगे, एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये इतनी मटेरियल अमाउंट नहीं है, ऐसे बंदे को कोई हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिखता है वो, कहता है कि आपने सिर्फ ये आंसर देना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय स्टेटिंग वेदर आइटम्स लिस्टेड बिलो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज property plant and equipment, reason if they cannot be recognized,
कहता स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, कहता छोटे मोटे स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, कहता ये एक्सपेंस में जाएगा कि दीज आर द इमटेरियल आइटम्स। जैसे हमने डस्टबिन कहा, स्टेपलर, पेपर कटर, या वैसे भी कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। जैसे सादा सी बात मैं करूं कि एक मैकेनिक है, गाड़ियां बनाता है, उसने हाथ साफ करने के लिए कपड़ा रखा हुआ है, हो सकता है वो कपड़ा चलाता रहे, धो के फिर चलाता रहे, लेकिन वो इतनी मटेरियल अमाउंट नहीं है। स्टैंड बाय जनरेटर, स्टैंड बाय जनरेटर पता है ना, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। स्टैंड बाय जनरेटर का मतलब होता है वो जब लाइट चली जाए तो फौरन जनरेटर ऑन कर दिए जाते हैं, और लाइफ उसकी 7 साल है। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जनरेटर है, 7 साल इस्तेमाल करना है, ये कोई छोटी सी अमाउंट थोड़ी है। वो कुछ 2 नंबर कार भी करते हैं। आपने पहले दिन पढ़ा था नहीं एंटिटी इज अ लीगल एक्टिविटी, तो जो 2 नंबर काम करते हैं ना वो हमारे बिजनेस में आते ही नहीं, उसकी अकाउंटिंग होती होगी, वो अपने तरीके से होती है। 2 नंबर काम वो कुछ लोग नकली पैसा जो छापते हैं, तो वो 1 नंबर है। वो बात 2 नंबर है ना, वो 2 नंबर तरीका नहीं ना बिजनेस है, उसके अंदर वो फिर नॉन करेंट एसेट में आएगा, उनके जो कर रहे हैं कि कोई हाल नहीं तेरा। जवाब में क्या तूने गैर कानूनी सवाल किया है। आगे एक बंदा यानी पुराने नोट छापता है, अब आप कहते हो जी वो पुराने नकली नोट छापता है, और उसके लिए जो मशीन इस्तेमाल कर रहा है वो करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट। हाँ, ये जो नोट की बात कर रहे हो, वो नोट उनके लिए अगर हम गैर कानूनी, उनके लिए तो इन्वेंट्री हुआ ना, क्योंकि उसका तो उन्होंने 2 नंबरी तरीके से आगे पीछे काम करना। जैसे बैंक का इन्वेंट्री कैश है, क्योंकि उसमें डील करते हैं। ऑफिस की बिल्डिंग, अ ट्रेडमार्क, ये नॉन करंट एसेट है, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि ये इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट है। ऑफिस का प्रिंटर, यस अनलेस इमटेरियल, कहते हैं कोई छोटा मोटा प्रिंटर है, लेकिन प्रिंटर छोटा मोटा कम ही होता है, प्रिंटर तो ऑफिस इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है। प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, प्लॉट ऑफ लैंड है लेकिन आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, तो वो इन्वेंट्री में आ जाएगा। फैक्ट्री है इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो फैक्ट्री में बिल्डिंग भी और मशीनरी भी, सारा ही नॉन करंट एसेट है। अ बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर, ये व्हीकल है। अ जनरेटर गिवन टू अनदर एंटिटी ऑन रेंट, ये भी क्योंकि रेंटल टू अदर्स। और इंटरेस्टिंग बात ये एज इट इज सवाल पेपर में आया हुआ है FR 1 के अंदर, वो किस नाम से, कि वो कहता है जी रेंट, जनरेटर आपने रेंट पे दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब भी आप लैंड और बिल्डिंग रेंट पे देते हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत सारे बच्चों ने कहा था ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सवाल गलत हो गया कि जनरेटर अगर आप रेंट पे दोगे तो PPE है। लैंड और बिल्डिंग सिर्फ 3 उसको कैटेगराइज करो, लैंड एंड बिल्डिंग अगर रीसेल के लिए है तो इन्वेंट्री, रेंट के लिए है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसके अलावा PPE, ऑफिस है उसके ऊपर, फैक्ट्री है उसके ऊपर, जो कुछ भी है किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इन 2 मकसद के अलावा फिर वो क्या होगा, PPE। मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट होता है और सब्सिक्वेंट। इनिशियल किस पे होता है, कॉस्ट, और सब्सिक्वेंट किसके होता है, कॉस्ट मॉडल या रिवेल्यूशन। कहते हैं द कांसेप्ट ऑफ डिस्टिंग्विश कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट। कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर made to acquire या improve long term assets are used for the business, ये लाइनें पेपर में आई हुई हैं as it is। revenue expenditure is expenditure on day to day operating expense, as it is ये लाइनें पिक की हैं ICAP। for example repair and maintenance expenses या salaries वगैरह। कहते हैं non current asset is initially measured at cost which comprises, वो सारी बातें जो हमने लिखी हैं अगर कोई कम है तो ऐड कर देंगे, वरना वही परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, हो गया। अब पहले ट्रेड डिस्काउंट लिखता था, अब कैश डिस्काउंट भी है, क्योंकि ये पुराना लिखा हुआ है। कैश डिस्काउंट भी अब माइनस कर देते हैं अगर अवेल किया है तो, नहीं अवेल किया तो नहीं। जी नहीं, फर्नीचर में आता है ना, चेयर की बात कर रहे हो ना। हाँ, ये दोनों नॉन करंट एसेट है।
क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं है और ना ये बेचने के लिए, क्योंकि बिजनेस नहीं है फर्नीचर का। प्राइस कम है सर इसका। नहीं, प्राइस कम तो नहीं है, ये एक चेयर की तो बात नहीं करेंगे ना, वो तो पूरे फर्नीचर की बात करेंगे ना जो कॉलेज में होगा। मतलब 12 लाख की चेयर दे दिया सर। वो फर्नीचर में आ जाएगी, वो सारा फर्नीचर में आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अब जरा ये लाइन बड़ी खूबसूरत है, जो हमने सारी बातें लिखी है ना, ये उसने एक लाइन के अंदर लिख दी है, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो जुड़ी होगी किसमें, ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन, जगह पर लाने के लिए, और उसकी कंडीशन नेसेसरी टू कैपेबल फॉर ऑपरेटिंग, मतलब अवेलेबल फॉर यूज तक लाने के लिए, उस जगह पर लाने के लिए और उस कंडीशन पर लाने के लिए जितने खर्चे आएंगे वो ऐड करें, इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। और ये डेफिनेशन भी कॉस्ट की आ सकती है कि ये कॉस्ट का हिस्सा है। उसने ये जो हमने सब लिखा था वो एग्जांपल्स हैं। वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन, या पता है ये कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय अराइजेस फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग मटेरियल एंड लेबर, इनिशियल डिलीवरी, हैंडलिंग कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग कैरेज फ्रेट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली। असेंबली का मतलब पता है, मतलब बाहर से अगर आप चीज को इंपोर्ट करते हैं ना, वो बाय पार्ट्स आती है, तो वहां पर हम असेंबल कर, प्रॉपर एक कंपनी होती है उनको असेंबल करके देती है, तो उनके ऊपर जो खर्चा आएगा वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। इनिशियल टेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। याद रखें, अगर ये इसके अंदर वो कह दें मैंने ट्रायल प्रोडक्शन की और उसको सेल किया, वो नहीं आएगा। वो टेस्ट की जी प्रॉपर बात होता था, वो भी ट्रायल प्रोडक्शन करते क्यों है, अगर ट्रायल प्रोडक्शन करके सेल भी किया और वहां से बेनिफिट मिला, वो यहाँ पे अब नहीं आता। तो इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत छोटा सा बारीक सा एक फर्क है। प्रोफेशनल फीस सच एज सर्वे फीस, आर्किटेक्चर फी। फिर उसने एक छोटा सा सवाल दे दिया कि जनाब एक कॉस्ट ऑफ मशीन है जिसकी अमाउंट कितनी है 46 मिलियन, और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ये ऐड हो जाएगा क्योंकि फिर कॉस्ट ऑफ 12 मंथ वारंटी, मैंने आपको बताया था जिसके साथ टाइम आ जाए ना, वो कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती, वो आपने लेकर जानी होती है एसपीएल के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या किसी और के अंदर, तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। टोटल अमाउंट पेएबल, इन तीनों को प्लस करके बताया हुआ। वो कहते हैं इन एडिशन द एंटिटी इनकर्ड 3.4 मिलियन in making the modification to its factory so that the heavy machine could be installed। ये क्या चीज है, साइट प्रिपरेशन। what should be the cost of machinery, क्या क्या कॉस्ट होगी, एक तो जितने की वो मशीन है ये ऐड हो जाएगा, 900 ऐड होगा, 1600 ऐड, ये 48500 ये वैल्यू नहीं है, ये ऊपर तीनों को प्लस करके लिखा हुआ है, ये कोई नई वैल्यू, और इसमें प्लस करेंगे 3400, क्योंकि उधर 1000 में क्यों है ना, यहाँ मिलियन में है, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 50,50300। ठीक होगी बात। चले जी, आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करते हैं। सर आपने वो कार एसपीएल में जाएगी जो 12 महीनों की है ना, यस सर, तो वो हमारा एक रूटीन का खर्चा है, ठीक है। रिपेयर, आपने किसी को कह दिया कि जी 12 महीनों के मैं आपको ना रिपेयर एक्सपेंस दे देता हूँ, वो कहता है जी 12 महीनों में कभी भी मशीन खराब हो रहा तो मैं आपको सही करके दे दूं, तो रिपेयर एक्सपेंस हो जाए। वो में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा या ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव? नहीं, ये जो खर्चे होते हैं ना, ये आपके ना आगे जब फर्दर स्टडीज में है प्रोविजन क्रिएट की जाती हैं, उसमें से कुछ खर्चे एसपीएल में चले जाते हैं, कुछ लायबिलिटीज में चले जाते हैं, वो आगे फर्दर है। इसमें बस ये है कि एसेट की कॉस्ट में इसको ऐड नहीं करना। नेक्स्ट जो चीज हमने सीखनी है वो है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर।
ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि जितना भी कुछ है ना ध्यान से पढ़ने में बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आगे आपको उसकी सारी जिंदगी चीजें काम आनी, क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं कि पीआरसी करके भाग जाना है, सीए करना है और सीए के अंदर सारी जिंदगी यही चीजें बार बार आपके सामने आएंगी। तो ध्यान से पढ़ोगे तो दोबारा आपको नई चीजें सीखने में टाइम लगेगा, पुरानी चीजों पे टाइम नहीं लगेगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का लफ्जी मतलब क्या होता है? देखिए अभी आपने मशीन खरीदी तो उसके ऊपर ढेर सारे खर्चे किए, इंस्टॉलेशन चार्जेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस। मैं कुछ आपको सवाल भी दे देता हूँ इसके ना जो एसेट की कॉस्ट फाइंड करने के अच्छे सवाल, उससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐड करने हैं और कौन कौन से नहीं करने। तो 5-6 सवाल आप कर लोगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है कि अब एसेट आपका कंप्लीट हो गया, कमर्शियली स्टार्ट हो गया, काम करना शुरू हो गया, इंस्टॉल हो गया, जो भी एसेट था वो काबिल इस्तेमाल है, अब आप इस्तेमाल कर सकते हो। मशीन है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, कुछ भी, क्या उसके बाद उसके ऊपर खर्चे नहीं आते? आते हैं, उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो उसको अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद आए ओवर द लाइफ, उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। और वो सारे खर्चे एक्सपेंस में लिख देते हैं, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। all expense, all subsequent expenditure, all subsequent expenditure charged to statement of profit or loss या statement of comprehensive income except कौन से ऐसे खर्चे हैं जो है भी सब्सिक्वेंट लेकिन वो एसपीएल में चार्ज नहीं होते बल्कि कैपिटलाइज होते हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। एसेट की कैरिंग अमाउंट, लफ्ज एक इस्तेमाल होता है कैरिंग अमाउंट, नेट कैरिंग अमाउंट, नेट कैरिंग अमाउंट में ऐड हो जाते हैं, मतलब वो कैरिंग अमाउंट एनहांस करते हैं, एसेट को डेबिट कर देते हैं। कौन से खर्चे? नंबर 1 दैट enhance useful life of an asset। एक तो होता है ना रूटीन में अगर हम चीज की हिफाजत करें तो उसकी लाइफ ज्यादा होती है, वो नहीं, एक सिग्निफिकेंट कोई खर्चा किया जिससे आपको लगता है कि आप उस चीज की जो लाइफ है पहले अगर 10 साल थी तो 12 साल हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। एक होता है रूटीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो नहीं। तो ऐसा खर्चा जिससे आपके एसेट की लाइफ बढ़ जाए, सपोज गाड़ी है, आपने गाड़ी में इंजन नया डलवा लिया, अब 4 साल और चल जाएगी। या आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे आपके एसेट की लाइफ में इजाफा हो गया कि 2-4 साल बढ़ जाएगी वो उसकी लाइफ, तो वो खर्चा एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, एसेट की कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देंगे। दूसरी बात, दैट इनहांस, इनहांस का मतलब है ना इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट। ऐसा खर्चा जिससे आपके एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए। एक तो ना रूटीन में उसकी सफाई सुथराई रखें तो वो एफिशिएंट रहता है, वो नहीं, एक रूटीन से हटके आपने खर्चा किया उससे एफिशिएंसी बढ़ गई। अब ये मजे की बात ये है कि वो कभी भी ये नहीं बताता कि एफिशिएंसी बढ़ी है, वो हिंट देता है। कैसे पता चलेगा कि एफिशिएंसी बढ़ गई है? नंबर 1, अगर प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट। कैसे? कि पहले 1 घंटे में ना 50 यूनिट बनाता था, आपने इसके ऊपर खर्चा किया, वो 1 घंटे में 80 यूनिट बनाने लग गया, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। या उससे हासिल होने वाला रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, रेवेन्यू इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज करने का मतलब यह है कि एक दफा सवाल मैं पढ़ रहा था आगे फर्दर स्टडीज के अंदर कि एक शिप है, उन्होंने ना उसका ना इंटीरियर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया,
मतलब उनके सोफे वगैरह लगा दिए, इंटीरियर से जो कैबिन बने होते हैं जहां पर पैसेंजर्स बैठते हैं उनको चेंज कर दिया, जिससे उन्होंने ना उनका किराया बढ़ा दिया। अब किराया बढ़ने से क्या होगा, पहले अगर किराया सपोज 500 रुपए पर हेड था, अब उन्होंने 600 कर दिया। अब वो जो रेवेन्यू मिलेगा वो हर यूनिट के ऊपर 100 रुपए ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस वो भी खर्चा करने से अगर आपका रेवेन्यू पहले से बढ़ जाए तो वो उससे भी क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में उसको भी ऐड कर देते, क्योंकि उससे एफिशिएंसी बढ़ गई। कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाए, मतलब आपने कोई ऐसा पुर्जा लगाया, पहले एक चीज के ऊपर जितना खर्चा आ रहा था, सपोज एक चीज 15 रुपए में तैयार हो रही थी, अब टोटल खर्चा 12 रुपए आ रहा है, 10 रुपए आ रहा है, 8 रुपए आ रहा है। तो वो जो खर्चा है जिससे कॉस्ट कम होगी, वो खर्चा फिर आप एक्सपेंस में नहीं लिखोगे बल्कि एसेट की वैल्यू में ऐड कर दोगे, उसको कैपिटलाइज कर दो। लफ्ज कैपिटलाइज का तो पता चल गया ना, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर। पहला ऐसा खर्चा जिससे लाइफ बढ़ जाए, ऐसा खर्चा जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए, एफिशिएंसी कह दे या वो इस तरह का कोई नाम लिख दे कि जो उससे प्रोडक्शन बढ़ गई, उससे रेवेन्यू बढ़ गया, उससे कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, तो सब जो एफिशिएंसी बढ़ गई। यहां पर उसने एक दफा धोखा दिया था तीसरे नंबर पर, रिप्लेस अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एन एसेट। पढ़ाता वो इंट्रोडक्शन में है, धोखा वो FR 1 के अंदर देता है। मतलब पढ़ा तो हम याद रहे हैं आपको, लेकिन ये सवाल मैंने आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं वो FR 1 की दे रहा हूं। क्या सवाल आया था कि जनाब एक ना गाड़ी का या कोई एसेट का ना सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस कर दिया जिसकी वैल्यू थी 4 मिलियन। यहां तक बात उसने खत्म नहीं किया, आगे कहता है इस पार्ट के चेंज करने से ना उसकी लाइफ बढ़ी ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ी। लो जी, लोग धोखा खा गए कि जी ना लाइफ बढ़ रही है ना एफिशिएंसी बढ़ रही है, उन्होंने SPL में चार्ज कर दिया। हालांकि ये तीसरी शर्त है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस कर दो, चाहे फिर लाइफ चेंज हो या एफिशिएंसी चेंज हो या ना हो, ये भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, इसको भी कैपिटलाइज करेंगे। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, उसके चारों टायर चेंज कर दिया आपने, अब कुछ चारों टायर कोई छोटी सी बात है, तो उससे चाहे लाइफ ओवरऑल उसकी बड़ी है या नहीं बड़ी, क्योंकि लाइफ का तो ताल्लुक इंजन के साथ होगा, चाहे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है नहीं बढ़ी, लाइफ बढ़ी है या नहीं बढ़ी, फिर भी आपने उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दे। आपने पूरी उसकी एक्सटीरियर बॉडी चेंज कर दी, वो पूरी बॉडी चेंज करने से हो सकता है लाइफ में कोई इजाफा ना हो, एफिशिएंसी में कोई इजाफा ना हो, क्योंकि बॉडी का ताल्लुक एफिशिएंसी के साथ तो है ही नहीं। पेंट तो एक्सपेंसिव है, पेंट तो आम एक रूटीन सी बात है, और ना ही वो सिग्निफिकेंट कोई पार्ट रिप्लेस किया। तो ये तीनों में से, अच्छा दोबारा मैं बता रहा हूं, इससे लाइफ बढ़े या ना बढ़े, सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस करोगे ना तब भी कैपिटलाइज करो, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट अंग्रेजी की लाइनें हो गई, इसको मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूं। इसकी मैं अकाउंटिंग ना अभी बाद में, न्यूमेरिकल बाद में स्टार्ट करवाता हूं, कुछ अंग्रेजी एक दफा पढ़ ले थोड़ी सी। हाँ जी जनाब, आए जरा। सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर, ये जो अभी बातें मैंने सिखाई हैं इसको ये देख लेते हैं। सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर related to non-current asset after their initial acquisition should be capitalized। लो जी, ये तो मैंने उल्टा पढ़ा दिया। फिर उसने क्या, मैंने क्या कहा था, सारे एक्सपेंस में लिख देने हैं सिवाय किसके, जो लाइफ बढ़ाएं, जो एफिशिएंसी बढ़ाएं और सिग्निफिकेंट पार्ट हो, वो कहता है वो तो कैपिटलाइज करने हैं। एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग एन एसेट। मतलब अगर वो एसेट्स को रिकॉग्नाइज वाला क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं फिर कैपिटलाइज करते हैं। और वो क्राइटेरिया कौन सा है, इंप्रूवमेंट्स आर कैपिटलाइज्ड। ये इंप्रूवमेंट्स में क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगी, लाइफ आएगी। एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट्स आफ्टर एक्विजिशन इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां से व्हेन इट रिप्रेजेंट एन इंप्रूवमेंट, दिस इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल एसेट। In practice, this means that
expenditure is capitalized that is improve the assets, for example enhancing its performance, extending its, मतलब उसने अपने ही अंदाज में बात वही कर दी कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, मतलब कि एफिशिएंसी, और उसकी लाइफ बढ़ जाए तो ऐड करना है, वरना नहीं, वरना वो आगे लिख रहा है। ऊपर वाले ये सारी लाइनों में मेन बात वही है। ऊपर में उसने ये लिखा है कि अगर वो एसेट की रिकॉग्निशन वाला क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो ऐड करेंगे। फिर कहा कि वो ऐड कब करेंगे, अगर वो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करे या वो उसकी लाइफ इंप्रूव करे तो कैपिटलाइज, वरना नहीं। रिपेयर आर एक्सपेंस्ड, इंप्रूवमेंट्स आर कैपिटलाइज्ड, रिपेयर्स आर एक्सपेंस्ड। यही तो चीजें हैं जो हमें मार देती हैं कि वो जो टर्म्स इस्तेमाल करता है। Expenditures on non-current assets after acquisition is treated as a revenue expenditure. What it incurred to make a repair, this recognized an expense in the statement of comprehensive income. ऊपर तो उसने बताया कि आपने जो रिपेयर है वो एक्सपेंस में लिखना है, जो इंप्रूव करेंगे एफिशिएंसी या लाइफ को वो कैपिटलाइज करेंगे। नीचे बता रहा है कि पता कैसे चलेगा, साइज ऑफ एक्सपेंडिचर से। अगर एक्सपेंडिचर का साइज ज्यादा है, मतलब आपने कोई 2 लाख रुपए लगा दिया, 4 लाख रुपया दिया, ओवरऑल एसेट की लाइफ 10 लाख है, तो साइज जो होता है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर का, नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है। इस सवाल पेपर में आपको मिलेगा। नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साइज से, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डे टू डे, आपने रोजाना ब्रेड खा ली, अंडा खा लिया, ये डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। आपने जाकर 10,000 का सूट ले लिया, ये डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एसेट्स में जो रूटीन में खर्चा होता है, डे टू डे खर्चा होता है, मतलब उसकी कोई रिपेयर करवा रहे हैं, उसकी लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन उसका मेन पार्ट रिप्लेस करना वो डे टू डे खर्चा। देखिए जरा, अ कैपिटल एक्सपेंडिचर intends to involve larger monetary amount than, ये लाइन भी पेपर में आई है एज इट इज, आपको मिलेगी जो आप सब जो असाइनमेंट करोगे ना उसमें ये एज इट इज। वो कहता है नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या सच बात है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होते हैं? ऐसा है। However, certain quite large expenditures can still classified as revenue expenditure. कहता है कुछ बड़ी अमाउंट होगी जिससे लाइफ ना बढ़े, जिससे एफिशिएंसी ना बढ़े और ना ही वो कोई सिग्निफिकेंट पार्ट हो, तो फिर भी वो किस में चला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। As long they are directly associated with the sales transactions or period cost. मतलब आप रेंट देते हो, यहाँ मशीन आपने लगाई हुई है, उसका हर महीने रेंट देते हो और 2 लाख रुपए रेंट देते हो, है तो अच्छी खासी अमाउंट, या 10 लाख रेंट देते हो, लेकिन वो आप एसेट की कॉस्ट में ऐड, या पीरियड कॉस्ट इसे कहते हैं, हर महीने पर, या जो टैक्स वगैरह हम दे रहे होते हैं। दूसरा कहते हैं जो सेल्स ट्रांजैक्शन पे खर्चे आ रहे हैं, तो सेल ट्रांजैक्शन के तो वैसे भी ऐड नहीं करते। कहते हैं साइज ऑफ एक्सपेंडिचर नॉर्मली क्या होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसका साइज ज्यादा बड़ा होता है और जो रेवेन्यू तो उसका कम होता है, लेकिन कुछ ज्यादा अमाउंट वाले खर्चे भी ना हो सकता है वो कैपिटलाइज। कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इसका मतलब पहले मैं समझा देता हूं। कंजम्पशन का मतलब होता है फायदा हासिल करना, कंज्यूम करना। अगर कोई खर्चा उसका फायदा आपका लेस देन 1 ईयर में रहे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और ऐसी कंजम्पशन जिसका फायदा हमें मोर देन 1 ईयर तक रहे वो लॉन्ग टर्म या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। A capital expenditure is consumed over the useful life of the related asset. कहते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है ना, उसका जो फायदा है उस एसेट की लाइफ के ऊपर हमें मिलेगा। मतलब आपने पार्ट रिप्लेस किया, जब तक वो चलेगा उसका पार्ट साथ फायदा दे रहा होगा। A revenue expenditure is assumed to consumed within very short period of कैपिटल का ओवर द लाइफ ऑफ एसेट हमें फायदा मिलेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म। देयरफॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर आर चार्ज टू एक्सपेंस ग्रेजुअली। आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि उसको कैपिटलाइज करना, ये तो एक्सपेंस लिखा हुआ है। एक्सपेंस लिखना है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। कैसे? डेप्रिसिएशन के नाम से। वो होता है ना कि हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट लेते हैं, वो एक्सपेंस में लिखते हैं और एसेट में से माइनस करते हैं, फिर अगले साल भी ऐसा ही होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एसेट को मार देते। मतलब
हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाती जाएगी, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा एसेट खत्म और वो सारा एक्सपेंस आउट हो चुका होगा। वाया डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, ये दो लफ्ज लिखे हैं। नॉन करंट एसेट्स को अगर डेप्रिशिएट किसे डेप्रिसिएशन कहते हैं तो अमोर्टाइजेशन किसे कहते हैं? वो भी उसे कहते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल, अगर टेंजिबल मतलब पीपीई उनको डेप्रिशिएट करो तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, अगर इनटेंजिबल को डेप्रिशिएट करो उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर चार्ज टू एक्सपेंस इन द करंट पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंस्ड आउट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेंस में लिखते हैं? ओवर द लाइफ। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब एक्सपेंस लिखते हैं? उसी साल जिस साल इनकर्ड हुए हैं, उसी करंट ईयर में। वह जो सो रहे होते हैं मैं उनसे सवाल पूछ लूं एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं ख्वाबों से मैंने जगा लिया वापस। नहीं ऐसे होता है, आंखें खुली दिमाग बंद, ज़ॉम्बीज। वो ना जब दिमाग बंद हो जाए ना तो बंदा सोने का दिल चाह रहा होता है, जबरदस्ती आंखें खोल रहा होता है। अब इमेजिन करें वो शक्ल कैसी होती होगी। जी जी देखो ना, उनकी भी तो लाइफ होती है। जैसे आपने कोई पेटेंट्स खरीदे, मतलब आपने कोई ऐसा एक फार्मूला दरियाफ्त किया, वो सारी जिंदगी तो नहीं चलेगा ना, एक दिन उसने भी आउट ऑफ डेट हो जाना है। कोई आपने ऐप बना ली, कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, अब जो सॉफ्टवेयर शुरू में चलते हैं वो सारी जिंदगी नहीं चलते, वो भी एक दिन एक्सपायर हो जाते हैं। कोई भी चीज है तो उसका क्या होता है, उसकी फिर लाइफ आइडेंटिफाई की जाती है। नहीं अपडेट होता है, कुछ एब्सोल्यूट भी हो जाते हैं ना, खत्म हो जाते हैं। लाइसेंस की भी होता है कि 5 साल के लिए फिर वो आपको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। तो वो फिर उसको आपने जब जितना उसके ऊपर खर्चा हुआ ना तो उसके ऊपर डिवाइड करके ना हर साल डेप्रिसिएशन की तरह उसको अमोर्टाइज करते रहते हैं। हाँ जी, एक छोटा सा फिर सवाल आ गया, देखिएगा जरा। ये बात नहीं पूछते। अब बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस, अच्छा इधर वापस आओ वापस। A business acquired new premises at a cost of rupees, बिल्डिंग खरीदी है 400 मिलियन की, कब? 1 जनवरी को। In the period to the year 31st March, the following further cost incurred. Cost of initial adaptation, एक होता है यहां पर एक नई चीज आ गई, ये आप अपने वो नोट्सों में ऐड करें, पहले सुन ले। इनिशियल अडॉप्टेशन, ये खर्चा ऐड करते हैं क्योंकि ये लीगल फी हो सकती है, एलसी चार्जेस हो सकते हैं। एक होता है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, दो लफ्ज है डिफरेंट। इनिशियल अडॉप्टेशन वो अक्वायर करने का खर्चा होता है, एक होता है इनिशियल ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब आप चला रहे हो तो वो एक्सपेंस में लिखते हैं। तो लिख ले यहां पर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेंस में लिखते हैं। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेंस में लिखते हैं और इनिशियल अडॉप्टेशन वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, वो कैपिटलाइज करते हैं। उसकी असल कीमत है 400 मिलियन, लिख दें 4 लाख, इन 1000 में लिख लेते हैं ना, ठीक है। इनिशियल अडॉप्टेशन जी ऐड कर देंगे। लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू द परचेज, लीगल कॉस्ट है ऐड हो जाएगी, बार बार थोड़ी देनी पड़ती है। मंथली क्लीनिंग वैसे भी मंथली है, ये एक्सपेंस में जाएगी, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड, मतलब मंथली आप वो बिल्डिंग को साफ करवाने का खर्चा है। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज, आपने एयर कंडीशनिंग मतलब जिस मशीन को उस बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करना है ना, उसके लिए आपने एयर कंडीशन लगवाया, वरना वो चीज सही नहीं चलेगी। लेकिन ये तो मशीन के लिए है, हम तो प्रेमिसेस को पढ़ रहे हैं। ये मशीन की कॉस्ट फाइंड करनी होती तो ऐड होना बनता था क्योंकि उस लिए नेसेसरी था, लेकिन ये प्रेमिसेस के लिए तो इसको भी इग्नोर करते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन, ये दोनों मशीन के खर्चे हैं। नीचे क्या कहता है, व्हाट अबाउट पेयर एंड द कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस, तो कॉस्ट ऑफ मशीन
और जो उस मशीन के चलाने के लिए एसी लगवाया है आपने, वो दोनों कॉस्ट ऑफ मशीन है। और हमसे क्या पूछा? कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस। तो वो 400,000 प्लस 12,000 प्लस 2,500, बस ये ऐड कर लें, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस। अगर मशीन की करता तो 12,300 प्लस 2,800 वो मशीन की, क्योंकि जो मशीन के लिए कंपलसरी है वो भी ऐड हो जाए। ठीक होगी बात। अभी जर्नल एंट्रीज की तरफ मैं नहीं जा रहा। जर्नल एंट्रीज आपको, अब हम अपना एक दफा फिर से बुक को छोड़ रहे हैं जी, ऐसी बात नहीं करता। इंपॉर्टेंट टर्म्स जी, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा जाग जाए, शक्ल से भी पता चले दिल कि जाग रहे हो, वरना जाकर मुंह शुद्ध धो ले। उनको भी जगा दें जी। थोड़ा सा बस पढ़ना है कि कल इसके न्यूमेरिकल सवाल करें। टर्म्स में क्या है? सबसे पहले कोई भी हम पीपीई खरीदते हैं, सबसे पहले उसकी कॉस्ट का जिक्र होगा। और जो अभी हम पढ़ने लगे हैं ना, थोड़ा सा इसमें से मुझे लगता है कि सबको एक सवाल तो कंफर्म है, यानी जितना भी एक, कम अज कम एक सवाल, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एक सवाल आएगा। सबसे पहले बात होगी कॉस्ट की। कॉस्ट क्या चीज है? कॉस्ट तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी एसेट की कॉस्ट कैसे फाइंड की जाती है। इट इज एन अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन। फिर कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है ये भी हमने सीख लिया। अब इस कॉस्ट को हमने डेप्रिशिएट भी करना होगा। इसके अंदर कॉस्ट के बाद एक टर्म आएगी यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब है एक बिजनेस ने उसको कितना इस्तेमाल करना है, एक बिजनेस ने उसको इस्तेमाल यूज करना है। अब एक और चीज होती है इकोनॉमिक लाइफ, ये भूल ना जाना कभी। कोई भी नॉन करंट एसेट, मतलब के व्हीकल, मतलब के मशीन, कुछ भी, उनकी दो लाइफ होती। एक को कहते हैं यूजफुल लाइफ, एक को बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। अब यूजफुल लाइफ, मैं गाड़ी की एग्जांपल दूंगा। सपोज दैट एक गाड़ी आपने खरीद ली, एक कार खरीद ली। आपने गाड़ी खरीदी और आपने कहा कि मैंने इसको 4 साल इस्तेमाल करना है फिर बेच देना है। पहले से डिसाइड कर लिया मैंने इसको इस्तेमाल ही 4 साल करना है। यूजफुल लाइफ 4 साल होगी, यूजफुल लाइफ 4 साल हो गई। फिर आपने गाड़ी बेच ली, अगले भाई साहब ने इसको मजीद 3 साल इस्तेमाल किया, उसके लिए उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी? 3 साल। अब गाड़ी इस काबिल ही नहीं रही कि वो कुछ बेनिफिट दे सके, मतलब अब गाड़ी गाड़ी नहीं रही, वो कुछ और ही बन गई। मतलब वो काबिल इस्तेमाल है, या आपने घर में खड़ी कर दी दादा की निशानी, या वो मैकेनिक ले गया बाहर इबरत का निशान बनाने के। देखते हैं ना मैकेनिक पुरानी गाड़ियां खड़ी कर देती हैं, मतलब वो काबिल इस्तेमाल है। तो इस गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ है 7 साल। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? जब कोई बिजनेस जितनी देर के लिए एक बिजनेस को यूज करेगा उसको कहते हैं यूजफुल लाइफ, और जब तक वो बेनिफिट देता रहे, मतलब 4 साल एक बिजनेस को, 3 साल एक बिजनेस को, उसकी जो टोटल लाइफ है बेनिफिट देने तक की, उसे कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। हमने डेप्रिसिएशन के अंदर ना लाइफ इस्तेमाल करनी है, तो कौन सी लाइफ इस्तेमाल करें? इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ? दोनों गिवन हो तो यूजफुल लाइफ, दोनों में से गिवन ही एक हो तो जो गिवन है वो ही ले ले। अक्सर ऐसा भी होता है ना कि बीच में फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने ली उसने बाद में कोई और लेके तो इस पर रख देगा, तो इसकी यूजफुल लाइफ फिर जब आप बेनिफिट याद रखें, रख दो तो एसेट रहता है। जब एसेट बेनिफिट देना बंद कर देना
मतलब उसका नुकसान होना शुरू हो जाए। मतलब सपोज दैट कोई गाड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, वो जितना उससे फायदा हासिल करना है उसको उतना उससे ऊपर खर्चा हो जाए, तो वो कहता है जी बेनिफिट नहीं आ रहा। तो अगर वो बेनिफिट आप बिजनेस में उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो तब तक तो वो आपका एसेट है, बिजनेस में खड़ी किया तब भी एसेट है। लेकिन अगर उससे बेनिफिट आना बंद हो जाए तो नो एक्सपेक्टेड बेनिफिट, तो फिर वो एसेट नहीं रहता। मतलब अगर खड़ी है तब यूजफुल लाइफ। हाँ, तो इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ का क्लियर हो गया। उसके बाद एक वर्ड आएगा रेजिडुअल वैल्यू, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिडुअल वैल्यू, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। बताने में तो 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन पेपर में सवाल इसका ऐसा बन के आता है कि बंदा एक दफा घूम जाता है इसके सवाल में, खास तौर पे रेजिडुअल वैल्यू। एक तो ये होता है ना कि जब लाइफ उसकी खत्म हो जाए तो जितने का वो बिक जाएगा उसकी रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल लाइफ खत्म होने के बाद। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कितने का बिकेगा? ये डेफिनेशन है इसकी है। क्या हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका पता चलाते हैं। यहां पर आइएगा जरा और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखिए, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट। मतलब पहले सादा अल्फाज में मैं दोबारा बता दूं, रेजिडुअल वैल्यू वो होती है कि जैसे आपने 4 साल बाद उस एसेट की क्या वैल्यू रह गई, उसे बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। हमें कैसे पता चलेगा? अंदाजा लगाएंगे। कैसे पता चलेगा? अंदाजा लगाएंगे। वो अंदाजा कैसे लगाना है? कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट देन एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन्ड। अगर वो, मैं अगर और सादा अल्फाज में बताऊं, वो कैसे रेजिडुअल वैल्यू आइडेंटिफाई करता है? मेरे जैसी गाड़ी 4 साल पुरानी देखेगा कि वो कितने की है, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू सोच लेगा। आज ही जैसे मैंने तो नई गाड़ी ली ना, अब मैं देखूंगा 4 साल मैंने बाद बेचनी है, मैं देखूंगा कि आज 4 साल पुरानी गाड़ी कितने की है। बट आज हमें 4 साल बाद मिलेगी। यही तो धोखा है जो हमें सवाल में हम लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट। आज अगर वो हम बेचें, कब? आफ्टर डिडक्टिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जितना उसको बेचने पे खर्चा आएगा, इफ द एसेट्स वर ऑलरेडी ऑफ द एज। इसका मतलब क्या है? इफ द एसेट वर ऑलरेडी ऑफ द एज, कि अगर मेरा एसेट आज 4 साल पुराना सोचूं, वो आज कितने का बिक सकता है, माइनस उस पर बेचने पे खर्चा कितना आएगा। कोई कमीशन हो सकता है, कोई लीगल फीस हो सकती है, कोई टैक्स हो सकता है। मतलब अगर आज मैं सोचूं कि गाड़ी तो मैंने ले ली 32 लाख की, अब मैंने सोचा कि अगर 4 साल में मैं बेचूंगा तो 4 साल बाद को मैं नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा आज 4 साल ये गाड़ी पुरानी हो गई, अब वो कितने की बिकेगी। क्या लिखा हुआ है? एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन from disposal of asset after deducting estimated cost of disposal if the asset was already of the age and in the condition expected at the end of its useful life। पता है, मैंने ये सोच लिया कि 4 साल बाद इसकी ये कंडीशन होगी, इस हालत में होगी। मतलब 4 साल गुजरने के बाद जो उसकी हालत सोचूंगा और उसकी आज कीमत चेक करूंगा, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करूंगा। बात समझ लगी? तो रेजिडुअल वैल्यू का सवाल पेपर में आता है तो वहां पर वो क्या कहता है जी, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जिसको हमने 4 साल बाद ऑब्टेन करना है। नहीं, करंटली ऑब्टेन्ड। कौन सा? आज मुझे मिल जाएगी, लेकिन गाड़ी की हालत कौन सी देखनी है? आज वाली गाड़ी 4 साल बाद पुरानी हो गई, कितने पैसे देगी आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मतलब आपकी गाड़ी, समझो कि गाड़ी नहीं ली है, लेकिन सोचना क्या है कि ये 4 साल पुरानी होगी, फिर कितने की बिकेगी, आज के 4 साल बाद ये कितने की बिकेगी, और सोचना कब है? 4 साल बाद की नहीं वैल्यू, आज की वैल्यू। बस तो ये आपने वैसे लाइन ही एज इट इज आ जाती है, लेकिन वो घुमाता बहुत है। आप भी देखना, सवाल करोगे तो घूमोगे जी। सर वो कुछ होता है बोलियां वगैरह जो लगती है ना कुछ, उसमें वैल्यू रेजिडुअल से भी सब्जेक्टिव से भी ऊपर निकल जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। हम रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ आज एस्टिमेट कर लेते हैं, लिखेंगे उससे। हाँ, द रेजिडुअल वैल्यू आप फिर एक दफा दोबारा देख लीजिएगा। द रेजिडुअल वैल्यू
ऑफ एस्टिमेटेड अमाउंट। पहली बात तो ये तो बात कंफर्म हो गई ना कि ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ कि उसको अगर आज वो बेचते हैं, उसकी लाइफ कौन सी है, एसेट वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक होगी बात। उसके बाद ये सवाल पेपर में बार बार आया। दूसरा एक सवाल आता है डेप्रिशिएबल अमाउंट का, ये सवाल बार बार आया, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट वो अमाउंट जिसको डेप्रिशिएट करना है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी 5 लाख की और आपको लगता है कि 4 साल के बाद ना ये 50,000 की बिक जाएगी, तो आपका नेट खर्चा कितना हुआ, 4.5 लाख। तो आप 4.5 लाख को डेप्रिशिएट करोगे, पूरे 5 लाख को नहीं। वो जितना खर्चा हुआ है उतना ही खर्चा हम एक्सपेंस में लिखेंगे। 5 लाख में 50,000 हमें रिकवर हो जाना है, तो आपकी जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो 4.5 लाख है। तो इसका फार्मूला क्या बना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिशिएबल अमाउंट का खर्च क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट माइनस, आपसे कोई डेप्रिशिएबल, ये फार्मूला आता है पेपर में, कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड, और एक फार्मूला आपको आता है बुक वैल्यू का, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट। वो होता है जनाब कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आप लोग करते हो उसके अंदर फाइनल अकाउंट के अंदर, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसी में तो बंदा फंस जाता है। डेप्रिशिएबल अमाउंट का फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट का फार्मूला है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलें जी, फिर इसका बाकी हम कल देखेंगे। आपने जो घर से पढ़ के आना है वो यहां तक आपने करके आना है, एग्जाम्पल नंबर 4 तक। ठीक है, मेथड से पहले पहले इधर फाइनल अकाउंट का भी रहता है, ठीक होगी बात। तो ये आपने इसको डीपली पढ़ना है। डीपली से मुराद है कि एक एक लफ्ज का मतलब आपको पता होना चाहिए, और इसमें से सवाल आप लोगों के आराम से 2-3 निकल आए तो मतलब 10 नंबर पक्के।